नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं लालचंद्र सिंह। तो आइए देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। भारत ने कनाडा को लगातार अनर्गल आरोप के चलते एक बार फिर से सख्त संदेश दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कनाडा के बेबुनियाद आरोपों पर भारत ने न केवल सख्त प्रतिक्रिया दी है बल्कि कड़ा एक्शन भी लिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने कनाडाई उच्चायोग के प्रतिनिधि को तलब किया और एक राजनयिक नोट सौंपा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक कनाडा के उच्च अधिकारियों ने जानबूझकर भारत को बदनाम करने और अन्य देशों को प्रभावित करने की एक सोची समझी रणनीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को निराधार आरोप लीक किए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारे कुछ वाणिज्य दूतावास अधिकारियों को हाल ही में कनाडा सरकार की तरफ से सूचित किया गया था कि वे ऑडियो और वीडियो निगरानी में हैं। विदेश मंत्रालय ने इस पर भी कनाडा सरकार के समक्ष औपचारिक रूप से विरोध किया है। कनाडा सरकार की नेशनल साइबर थ्रेट असेसमेंट 2025-26 रिपोर्ट में भारत के बारे में की गई टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह भारत की छवि खराब करने की कोशिश है। पिछले साल खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या के बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में खटास आ गई है। हाल के दिनों में कनाडा ने भारत पर झूठे आरोप लगाए। भारत सरकार की ओर से कनाडा के आरोपों का पुरजोर खंडन किया गया और कनाडा सरकार की ओर से इस बारे में कोई भी सबूत नहीं दिया गया। चुनावों में कांग्रेस की गारंटियों पर पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की नसीहत और फिर उस पर पीएम मोदी की कड़ी टिप्पणी के बाद बीजेपी और कांग्रेस में जोरदार सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस की गारंटियों पर बीजेपी लगातार हमले कर रही है। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस जहां जहां भी सत्ता में आती है वहां की वित्तीय स्थिति के लिए चुनौती लेकर आती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ट्वीट के बाद शुक्रवार की शाम पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का झूठ बेनकाब हो गया है। कांग्रेस पार्टी इस बात को भली भांति समझ रही है कि झूठे वादे करना तो आसान है, लेकिन उन्हें सही ढंग से लागू करना कठिन या असंभव है। बीजेपी ने मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस की सरकार जिन जिन राज्यों में है वहां की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल में तो उनके पास इतना भी पैसा नहीं रह गया कि वो सही ढंग से सैलरी तक दे सकें। ऐसी ही हालत कर्नाटक में भी है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी नेता ने कांग्रेस की गारंटी और आर्थिक नीतियों को लेकर सवाल पूछे। उन्होंने कांग्रेस शासित राज्यों में खास्ता आर्थिक हालातों पर भी बात की। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर जनता को वांछित सुविधाएं न देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों के दिमाग इतने खाली होते हैं कि सत्ता में आने पर खजाना ही खाली कर देते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बजट के आधार पर गारंटी की घोषणा वाले बयान का उनके बेटे कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे ने बचाव किया। प्रियांक खड़गे ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे अपने अनुभव के अनुसार आर्थिक और राजकोषीय मुद्दों को उजागर कर सकते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की गारंटियों का मसला लगातार सुर्खियों में है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह साफ हो चुका है कि इन गारंटियों की वजह से कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार का बजट बिगड़ चुका है और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। अब कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वरन ने भी स्वीकार किया है कि पार्टी की गारंटियों की वजह से कर्नाटक की वित्तीय स्थिति मुश्किल में है। दरअसल कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने लोगों के सामने 5 बड़ी गारंटी दी थी। तो जानकारों का कहना है कि अगर कांग्रेस 5 गारंटी पूरी करती है तो इससे कर्नाटक का राजस्व घाटा 60,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,14,000 करोड़ रुपए तक हो जाएगा। तो बीजेपी इन गारंटियों को लेकर कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार पर राज्य को बदहाल करने का आरोप लगा रही है। कर्नाटक के साथ ही कांग्रेस की हिमाचल और तेलंगाना सरकार भी अपनी गारंटियों के चलते खराब वित्तीय हालात के कारण बीजेपी के निशाने पर है। शिवसेना नेता अरविंद सावंत द्वारा शिवसेना नेता शाइना एनसी पर की गई टिप्पणी पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने बचाव करते हुए कहा कि उनके बयान से महिला का कोई अपमान नहीं हुआ। दरअसल शिवसेना नेता महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियों पर शर्मिंदा होने के बजाय अपने नेताओं का बचाव कर रहे हैं। लेकिन भाजपा की प्रवक्ता शाजिया इल्मी ने शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के अरविंद सावंत के एक महिला नेता पर दिए गए आपत्तिजनक बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन और उसके नेता महिलाओं को किस नजर से देखते हैं, यह उनकी मानसिकता को दिखाता है। शिवसेना शिंदे गुट की नेता शाइना एनसी ने अरविंद सावंत के आपत्तिजनक बयान पर माफी मांगे जाने को नाटक करार दिया। उन्होंने कहा कि अरविंद सावंत ने 30 घंटे बाद माफी मांगी और अगर उन्हें माफी मांगनी ही है तो वो मुंबा देवी की हर महिला से माफी मांगे। वहीं एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र के बारामती में अपने आवास पर लोगों को दिवाली पड़वा की शुभकामनाएं दी।
उधर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने भी बारामती में दिवाली पड़वा के अवसर पर अपने आवास पर लोगों को शुभकामनाएं दी। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बजट के आधार पर गारंटी की घोषणा वाले बयान के जवाब में कहा कि कांग्रेस देना नहीं बस लेना जानती है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लाडली बहन योजना को लेकर कहा कि हम यह योजना कभी बंद नहीं होने देंगे। हमारी सरकार ने सभी वित्तीय प्रावधानों को देखकर महिलाओं की भलाई के लिए ये योजना शुरू की है। वहीं उद्धव गुट के सांसद रविंद्र सावंत ने शाइना एनसी पर विवादास्पद बयान को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बहन के बारे में ऐसी बात करना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ईडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने हमेशा जनता के साथ इंडी गठबंधन ने झूठे वायदे किए हैं। सिपाही भर्ती के नाम पर कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने घोटाला किया है, उसके लिए कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को जवाब देना होगा। भारतीय सुरक्षा बलों को शनिवार को बड़ी कामयाबी मिली। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में मुठभेड़ के दौरान 2 अज्ञात आतंकवादी मारे गए, तो वहीं श्रीनगर शहर में छिपे हुए आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी है। आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने श्रीनगर शहर के खानियार इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू की। जैसे ही सुरक्षा बल छिपे हुए आतंकवादियों के करीब पहुंचे, उन्होंने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट अन्नकूट के महापर्व पर अगले 6 महीने तक श्रद्धालुओं के लिए अब बंद कर दिए गए। अब श्रद्धालु अगले 6 महीने तक शीतकाल में मां गंगा के दर्शन मुखी मठ में कर पाएंगे। मां गंगा की उत्सव डोली गंगोत्री धाम से मां गंगे के जयकारों के साथ निकली। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। आर्मी बैंड की धुन के साथ डोली मुखबा के लिए रवाना की गई। मथुरा में श्री द्वारकाधीश मंदिर में गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाई गई। गोबर के बनाए गए श्री गिरिराज महाराज का मंत्रोच्चारण के साथ पूजन किया गया। नई दिल्ली के स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर में अन्नकूट और गोवर्धन पूजा समारोह मनाया गया, जिसमें हजारों भक्तों ने अपार आस्था और उत्साह के साथ भाग लिया। गोवर्धन पूजा दरअसल उस पौराणिक घटना की याद दिलाती है जहां भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटे बच्चे के रूप में गोकुल के निवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। बिहार में छठ पर्व की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को दूसरी बार घाटों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री दानापुर के नासरीगंज घाट पहुंचे, जहां से वो जहाज पर सवार होकर पटना के गाय घाट तक छठ घाटों का निरीक्षण करने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों ने श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही आपात स्थिति से निपटने के लिए मेडिकल सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान देने की निर्देश दिए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजराती नववर्ष के अवसर पर गांधीनगर के सामुदायिक केंद्र में नागरिकों से मुलाकात की और उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दी। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर उपचुनाव पर भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा कि टीएमसी के कार्यकर्ता ने यहां भाजपा कार्यालय में तोड़फोड़ शुरू कर दी है और अब वे भय का माहौल बनाकर चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे। ठंड की दस्तक के साथ ही दिल्ली में वायु प्रदूषण की दस्तक की शुरुआत हो जाती है, जिसके चलते लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। राजधानी में ऐसी स्थिति लंबे समय से चल रही है। तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के अरविंद नौटियाल ने बताया कि दिल्ली में वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण और धूल प्रदूषण के मुख्य कारकों में से एक है। साथ ही इस बार दिवाली के बाद कम वायु प्रदूषण का कारण मौसम और तेज हवाएं रही हैं। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को जान से मारे जाने की धमकी दिए जाने के बाद पूर्णिया पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई थी। इस मामले में दिल्ली से महेश पांडेय नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर इंडी गठबंधन ने शनिवार को रांची में एक संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान झामुमो नेता विनोद पांडे ने कहा कि पार्टी 43 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और धनवार सीट पर सीपीआई एमएल के साथ दोस्ताना मुकाबला होगा। संयुक्त प्रेस वार्ता में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव यादव कमलेश भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्य की 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि 2 सीट विश्रामपुर और छतरपुर पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है, जिसे जल्दी दूर कर लिया जाएगा। वहीं आरजेडी की नेता अनिता यादव ने कहा कि राजद इंडी गठबंधन के तहत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और अब गठबंधन में कोई गांठ नहीं रहा। मौके पर सीपीआई एमएल के शुभेंदु सेन ने भी कहा कि उनका गठबंधन अटूट है।
छठ पूजा के मद्देनजर ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने कई जगहों पर जबरदस्त इंतजाम किए हैं। बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेनें चलाने और उमड़ती हुई यात्री की भीड़ के मुताबिक ही सुविधाओं में भी इजाफा कर दिया गया है। यात्रियों की सुविधा के साथ सुरक्षा व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर खानपान, उपचार, एसी वेटिंग हॉल जैसी व्यवस्थाओं के साथ ही वृद्ध यात्रियों का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। खास बात यह है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद पूरे इंतजामों की निगरानी कर रहे हैं। शुक्रवार रात उन्होंने नई दिल्ली स्टेशन पर इन व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी संग्रह अक्टूबर माह में 9% बढ़कर 1,87,000 करोड़ रुपए से भी अधिक हो गया। जीएसटी संग्रह में यह दूसरी रिकॉर्ड सर्वाधिक बढ़ोतरी है। अक्टूबर माह में केंद्रीय जीएसटी के रूप में 33,821 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी के रूप में 41,864 करोड़ रुपए और एकीकृत जीएसटी 99,111 करोड़ रुपए के साथ उपकर 20,550 करोड़ रुपए एकत्र हुए। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो खबरों के सिलसिले को फटाफट अंदाज में और आगे बढ़ाएंगे। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। खबरों को फटाफट अंदाज में और आगे बढ़ाते हैं। इस वर्ष अप्रैल में जीएसटी 2,10,000 करोड़ रुपए एकत्र हुए थे। रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह मजबूत भारतीय अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जीएसटी संग्रह में बढ़ोतरी त्योहारी मौसम में बिक्री और बेहतर अनुपालन के कारण हुई है। तकनीक के माध्यम से पैसों के लेन देन की सरकार की बड़ी पहल के तहत अब यूपीआई ने अक्टूबर माह में बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। अक्टूबर में यूपीआई के जरिए 23.5 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सितंबर की तुलना में अक्टूबर में लेन देन की संख्या में 10% और मूल्य में 14% की वृद्धि देखी गई। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने कहा कि सरकार द्वारा अब तक के सबसे बड़े कैंपेन के तहत पहले ही दिन 1.8 लाख से भी अधिक पेंशन भोगियों ने अपने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवा लिए हैं। पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने 1 से 30 नवंबर तक देश भर के 800 शहरों और जिलों में सबसे बड़ा राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र कैंपेन शुरू किया है। मंत्रालय के मुताबिक पेंशन भोगियों के लिए चेहरे की पहचान को अधिक सहज और सुविधाजनक बना दिया गया है और इसका उपयोग एंड्रॉयड के साथ साथ iOS पर भी किया जा सकता है। एप्पल इंडिया ने आईफोन की बिक्री को लेकर सितंबर तिमाही में रिकॉर्ड राजस्व हासिल किया है। कंपनी के नए आईफोन को लेकर भारत में भारी डिमांड रही। कंपनी के आईपैड, मैकबुक और एयरपॉड्स को भी खूब पसंद किया गया। एप्पल के सीईओ ने कहा कि भारत की विकास यात्रा को देखते हुए कंपनी अपने रिटेल स्टोर को बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। हम भारतीय ग्राहकों के लिए 4 नए स्टोर खोलने को लेकर इस योजना पर काम कर रहे हैं। सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड अपनी स्थापना के 50वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। कंपनी ने इन 50 वर्षों में 89 मिलियन टन से 8.7 गुना वृद्धि दर्ज करते हुए वित्त वर्ष 2024 में 773.6 मीट्रिक टन उत्पादन किया है। तो कोयला क्षेत्र की इस दिग्गज कंपनी को बधाई देते हुए केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि कोल इंडिया अपने स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश कर रही है और इसके खाते में कई उपलब्धियां हैं। उन्होंने महंगे आयात से बचने के लिए स्वदेशी उत्पादन को जरूरी करार दिया।
आईएमएफ के अनुसार भारत निवेश और निजी खपत के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। आईएमएफ ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के पूर्वानुमान को वित्त वर्ष 2025 और 2026 के लिए 7% और 6.5% पर बरकरार रखा है। भारत की बिजली खपत इस साल अक्टूबर में बढ़कर 140.47 बिलियन यूनिट हो गई, जिसमें पिछले साल के मुकाबले 1% की वृद्धि हुई है। पिछले साल इसी महीने बिजली खपत में उससे पिछले साल के मुकाबले 22% की बढ़ोतरी दर्ज हुई थी। अक्टूबर 2022 में बिजली खपत 113.94 बिलियन यूनिट थी, जो अक्टूबर 2023 में बढ़कर 139.44 बिलियन यूनिट हो गई थी। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों की मांग में वृद्धि के कारण बिजली की खपत में ये तेजी दर्ज हुई थी। एलन मस्क इन दिनों 5 नवंबर को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप का प्रचार करने में व्यस्त हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मस्क ने कथित तौर पर अपने एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और अधिक कर्मचारियों की छटनी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। टेलीफोन पर बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने भारत, मध्य पूर्व, यूरोप, आर्थिक गलियारे और पश्चिम एशिया में विकास सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। दोनों नेताओं ने हाल ही में उच्च स्तरीय आदान प्रदान के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों में आई गति की भी सराहना की। उन्होंने व्यापार, रक्षा, शिपिंग और कनेक्टिविटी सहित द्विपक्षीय सहयोग के कई क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की। थाईलैंड के विदेश मंत्री मैरिस सांगियाम्पोंगसा भारत के दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान आज वो अपने समकक्ष डॉक्टर जयशंकर से मिले। तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि थाईलैंड के विदेश मंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का उदाहरण है। उन्होंने भारत थाईलैंड संबंधों, बहुपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय विकास पर चर्चा की। बांग्लादेश में सनातन जागरण मंच ने शुक्रवार को चटगांव में एक विशाल रैली आयोजित की, जिसमें इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन के चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी सहित 19 लोगों के खिलाफ दायर झूठे मामले को वापस लेने की मांग की गई। मंच ने 2 दिनों का अल्टीमेटम जारी किया है और चेतावनी दी है कि अगर सोमवार तक मामला वापस नहीं लिया गया तो सिलसिलेवार विरोध प्रदर्शन शुरू किए जाएंगे। चिन्मय कृष्णदास बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों की वकालत करने वाले मंच सनातन जागरण मंच के प्रवक्ता हैं। इंडोनेशिया के सबसे बड़े शहर जकार्ता के पास कुकिंग ऑयल फैक्ट्री में लगी भीषण आग में 9 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। घायलों में अधिकांश लोग फैक्ट्री के कर्मचारी हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग ने यूक्रेन को करीब $425 मिलियन की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता देने की घोषणा की है। पैकेज के तहत दी जाने वाली सहायता राशि का उपयोग यूक्रेन की महत्वपूर्ण सुरक्षा और रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए होगा। सहायता के तहत प्रदान किए जाने वाले उपकरणों की सीरीज में आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, छोटे हथियार और गोला बारूद, चिकित्सा उपकरण और विध्वंस उपकरण और गोला बारूद शामिल हैं। ये अगस्त 2021 से यूक्रेन के लिए अमेरिकी रक्षा विभाग के भंडार से उपलब्ध कराए जाने वाले उपकरणों की 69वीं खेप है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़ा शहर खार्किव पर शुक्रवार को रूसी मिसाइलों ने हमला किया, जिसमें एक वरिष्ठ अधिकारी की मौत हो गई और लगभग 30 अन्य लोग घायल भी हो गए। हमास के खिलाफ इसराइल को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। इजरायली बलों ने हमास के राजनीतिक ब्यूरो में राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख इज अल दीन कसाब को मार गिराया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेज आईडीएफ ने एक्स पर इसकी जानकारी दी। आईडीएफ के अनुसार कसाब हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य थे और संगठन के भीतर राष्ट्रीय संबंधों के लिए जिम्मेदार थे। वो गाजा में हमास और अन्य आतंकवादी संगठनों के बीच समन्वय और संबंधों पर काम करते थे। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने मध्य पूर्व में अतिरिक्त सुरक्षा के लिए कुछ नए हथियार और सैन्य संसाधन भेजने के आदेश दिए हैं। इसमें बैलिस्टिक मिसाइल, सुरक्षा जहाज, लड़ाकू विमानों के दस्ते, टैंकर विमान और लंबी दूरी तक मार करने वाले B-52 बम वर्षक शामिल हैं। पेंटागन ने कहा कि हथियारों की तैनाती मध्य पूर्व में अपने नागरिकों और सेना की रक्षा करने के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता दर्शाता है। रक्षा सचिव के मुताबिक इससे इसराइल की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर ईरान या उनके साथी अमेरिका के सैनिकों या उसके हितों पर हमला करने की कोशिश करेगा तो अमेरिका अपने लोगों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। सर्बिया के नोवी सेड शहर में स्थित रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में 14 लोगों की जान चली गई। इस घटना के बाद अब सर्बिया की सरकार ने 2 नवंबर को राष्ट्रीय शोक घोषित किया है।
अभियोजक कार्यालय ने बताया कि रेलवे स्टेशन की छत ढहने के बाद कई लोग दब गए थे। मलबे से अभी तक 14 शव बरामद किए गए हैं। सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक ने लोगों से एकता और जिम्मेदारी निभाने की अपील की। पूर्व राष्ट्रपति इवो मोरालेस के प्रति सहानुभूति रखने वाले बोलीविया सरकार के विरोधियों ने मिलिट्री रेजिमेंट पर कब्जा कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बंधक स्थिति तब आई जब मोरालेस के समर्थकों ने पूर्व राष्ट्रपति की गिरफ्तारी को रोकने के लिए सड़कों को ब्लॉक करना शुरू कर दिया था। मोरालेस ने दावा किया कि बोलीवियाई अधिकारी बलात्कार के झूठे आरोप लगा रहे हैं, जिसका उद्देश्य उनकी राजनीतिक वापसी को विफल करना है। स्थानीय समुदायों के लोगों ने बैरकों में मौजूद मिलिट्री और स्वास्थ्य कर्मियों को हिरासत में ले लिया। मोरालेस के समर्थक लगभग 3 सप्ताह से सड़क ब्लॉक कर रहे हैं और पूर्व राष्ट्रपति की उम्मीदवारी की गारंटी की मांग कर रहे हैं। मोरालेस अगले वर्ष नए राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनावों में भाग लेना चाहते हैं। मोरालेस के समर्थक उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द किए जाने की मांग कर रहे हैं। स्पेन में बाढ़ से मारे जाने वालों का आंकड़ा बढ़कर 211 हो चुका है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक बाढ़ का सबसे ज्यादा असर पूर्वी स्पेन के वेलेंशिया शहर पर पड़ा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुंबई में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 9 विकेट पर 171 रन बनाए हैं और इस तरह से 143 रन की बढ़त ली है। जबकि दूसरे दिन भारत की पहली पारी 263 रन पर समाप्त हुई थी। ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने अर्धशतक लगाए थे। ऋषभ पंत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड भी बनाया। पंत ने 36 गेंदों पर ही अर्धशतक जड़ दिया। वहीं शुभमन गिल भी शानदार बल्लेबाजी देखने को मिले। गिल ने 90 रन की पारी में 7 चौके और 1 छक्का भी लगाया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी संजय मांजरेकर ने सरफराज खान के मुंबई टेस्ट में बल्लेबाजी क्रम को लेकर बदले जाने पर कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर की आलोचना की है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स के घर पर चोरी के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन की जोड़ी पेरिस मास्टर्स से बाहर हो गई है। इंडो ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी को क्वार्टर फाइनल में डच क्रोएशियाई जोड़ी से हार मिली। बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव पेरिस मास्टर्स से बाहर हो गए हैं। क्वार्टर फाइनल में कारिन खाचानोव ने उनको मात दी। वहीं हांगकांग ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची केटी बोल्टर। क्वार्टर फाइनल में यूई युआन को उन्होंने हराया। बोल्टर ने मुकाबला 6-2, 5-7 और 6-2 से अपने नाम किया। टेनिस खिलाड़ी एलेना रायबाकिना पूर्व टेनिस खिलाड़ी गोरान इवानोविच को अपना कोच नियुक्त किया है। अगले सीजन से इवानोविच रायबाकिना के कोच के रूप में सामने होंगे। सऊदी प्रो लीग में अल हिलाल और अल नस्र के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ। मैच में पहला गोल अल नस्र की ओर से देखने को मिला। रूबेन एमिराम के मैनचेस्टर यूनाइटेड के कोच बनाए जाने का मैन यू के फैंस ने स्वागत किया है। एमिराम ने 2027 तक के लिए इस क्लब से करार किया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के कोच के पद से हटने के बाद एरिक टेन हैग ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मैन यू आगे भी सफलता के नए आयाम स्थापित करता रहेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर दिल्ली स्थित अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचे, जहां टीम MEA और टीम US एम्बेसी के बीच डिप्लोमेटिक कप 2024 का फाइनल खेला गया। एस जयशंकर ने दोनों टीमों से मुलाकात कर उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। तो इसी के साथ आज के एक्सप्रेस न्यूज में इतना ही। फिलहाल दीजिए पूरी टीम को अनुमति, लेकिन DD न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।